आईबीसी 24 की जनसंवाद यात्रा धार पहुंच चुकी है और अब बात करेंगे मेक इन एमपी की। कितनी तेजी से मध्य प्रदेश में रफ्तार पकड़ी है विकास की, और इन सभी चर्चाओं को लेकर, इन मुद्दों पर चर्चाओं को लेकर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शासन में मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मध्य प्रदेश विकास को लेकर काफी सारी बहारों की बात की जाती है, कई सारे विकास कार्य हुए हैं। ऐसे में अब जिम्मेदारों से हम सीधे सवाल लेंगे और हमारे साथी एंकर जो इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, राहुल सौमित्र जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे आएं और इस पूरे सेशन को आगे बढ़ाएं। यह सेशन जो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से, और मध्य प्रदेश मेक इन एमपी की अगर हम बात करें तो। राहुल सौमित्र, ओवर टू यू, अब आप संभालें। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये सेशन बहुत ही अहम है। अहम इसलिए है कि जरा याद कीजिए वो दौर जब मेड इन इटली, मेड इन जापान, मेड इन यूएसए देखा करते थे। उसके बाद एक दौर आया मेड इन इंडिया आप देखा करते थे। बड़ी खुशी होती थी कि अगर किसी प्रोडक्ट में मेड इन इंडिया लिखा रहता था। तो ये सेशन हमने रखा है मेक इन एमपी। तो क्या मध्य प्रदेश भी इस ओर आगे बढ़ रहा है, यही जानने की कोशिश करेंगे। और इस सेशन के खास मेहमान होंगे हमारे साथ उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी। आपका बहुत स्वागत है जनसंवाद के इस मंच पे। मालवा निमाड़ क्षेत्र में हमारा जनसंवाद का कारवां पहुंचा हुआ है, आप यहां पर आए हैं। तो सबसे पहले राज्यवर्धन जी, जो मन में सवाल उठता है जनता के मन में कि मेक इन एमपी को लेकर आप कितना आगे बढ़े हैं इन 3 वर्षों की अगर बात की जाए, कहां तक ले जा पाए? चूंकि आप एक ऐसे उद्योग मंत्री भी हैं जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर समिट में इन्वेस्ट हुआ। पहले तो धन्यवाद, आपने ये अवसर प्रदान किया, आमंत्रित किया। बिल्कुल सही है और जवाबदेही है शासन की जनता के प्रति, और इस समय तो बिल्कुल है। इसमें असल में इसको हमको कंपैरेटिव तौर पे देखना चाहिए। बिल्कुल। एक जमाना हुआ करता था जब मध्य प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। लोगों से जब हम पूछते थे तो लोग ये कहते थे कि साहब राज्य के अंदर आते ही पता लग जाता है कि मध्य प्रदेश है, और बाहर जाते ही पता लग जाता है दूसरा राज्य। सड़कें इतनी खराब थी, आज इतनी लाइट है, निरंतर हम बैठे हैं, काफी देर से आपका कार्यक्रम चल रहा है, एक बार भी लाइट गई नहीं होगी। बिल्कुल। वो दौर था जब पता नहीं कब आए कब चली जाए, और बिल्कुल कोई भी शेड्यूल नहीं फॉलो होता था, और किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी एक तरह से थी ही नहीं। अब इन तमाम सालों में 2003 से आज तक अगर आप देखें, जहां हमारी विकास दर मृतप्राय थी, आज हम वर्तमान दरों पे 19.76 की ग्रोथ रेट पे मध्य प्रदेश है। जहां हमारी उद्योग की विकास दर नेगेटिव थी, आज हम 24% पे ग्रोथ पे हैं। हमने जीडीपी कंट्रीब्यूशन में करीब 1% का इजाफा किया है। हम लोगों ने जहां सड़कें नहीं थी वहां करीब 3.5 लाख किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया है। जहां बिजली नदारत थी वहां पे हमने लगभग 26,000 मेगावाट की स्थापित विद्युत क्षमता राज्य ने उपलब्ध है आज हमारी स्टेट में। उसमें भी 20% रिन्यूएबल एनर्जी है। गर्व का विषय है कि रीवा का हमारा जो सोलर संयंत्र है वहां से दिल्ली मेट्रो को हम सप्लाई कर रहे हैं। हमारे पूरे स्टेट में जहां पे टेक्निकल ट्रेन मैन पावर या अन्य प्रकार का मैन पावर नहीं उपलब्ध हो पाता था क्योंकि इतनी संस्थाएं नहीं थी, संस्थान ही नहीं थे। आज धार में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है और कैबिनेट ने पारित कर दिया। लॉ कॉलेज हमारा प्रारंभ हो गया है। तो 2-3 चीजें, एक तो इकोसिस्टम इंडस्ट्री के लिए होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है।
कोई भी निवेशक यहां नहीं आएगा अगर उसको इकोसिस्टम नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। और दौर बदल गया, जमाना बदल गया, ये पैराडाइम शिफ्ट है एब्सोल्यूट एंड टोटल। आज सरकारों की आवश्यकता है कि निवेशक यहां आए। निवेशक सरकारों के पीछे भागा करते थे। तो अगर हम उनको अनुकूल वातावरण नहीं देंगे, अगर हम उनको पूरी तरीके से सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो कोई इंडस्ट्री नहीं आएगी। और इसी का परिणाम है कि भाजपा शासन में वो इकोसिस्टम मिला। इंदौर में हमने जीआईएस रखी। जीआईएस में इंदौर में जब लोग आए तो बड़े गर्व से इंदौर के सभी वासियों ने कहा कि हां, ये हमारा शहर है जो छठी बार इस देश का सबसे स्वच्छ शहर है। और जो बाहर से आए उन लोगों ने हमने बात करी, उन्होंने कहा कि साहब हम तो बहुत पहले इंदौर आए थे, एयरपोर्ट से यहां आते वक्त हमें लगा ही नहीं कि वही इंदौर है जहां हम एक जमाने में आए थे। और साफ शहर के अलावा कई लोगों को यह पता नहीं था कि इंदौर एकमात्र शहर है जहां पे आईआईटी आईआईएम दोनों हैं। तो टेक्निकल ट्रेन एजुकेशन वहां पे, तो सबसे स्वच्छ शहर, आईआईटी आईआईएम दोनों, पूरा इकोसिस्टम एनवायरनमेंट। और इसी का रिजल्ट हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने जब मध्य प्रदेश को अवसर दिया कि अब प्रवासी भारतीय दिवस हमारे यहां इस बार मनाया गया। बिल्कुल बड़ी मात्रा में हमारे एनआरआईज आए, पार्टिसिपेशन हुआ और सक्सेसफुली हमने फिर जीआईएस रखा। तो जीआईएस में बहुत सारे लोग रुके और उसी की परिणति यह हुई कि जब जीआईएस कंक्लूड हुआ तो न सिर्फ टॉप इंडस्ट्रियल हाउसेज यहां पे आए, 2 देशों के प्रधानमंत्री और एक हमारी प्रधानमंत्री, 3 देशों के प्रधानमंत्री इंदौर में थे। तमाम देशों के पावर डेलीगेशन, उनके मंत्रिमंडल के यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हमारे एम्बसीज के 35 करीब एम्बसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। हमारे पास तमाम बड़े औद्योगिक घराने और स्थानीय लोग उपस्थित थे और 15.5 लाख करोड़ के इंटेंशन टू इन्वेस्ट हुए, जिसका हमने मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली। करीब करीब उसका रिजल्टिंग एक्यूमुलेटिव जो रोजगार होगा 29 से 30 लाख। अब जो नेशनल एवरेज आता है, विपक्ष बार बार उंगलियां उठाता है, क्या हुआ, कागजों में सिमटा रह गया, लेकिन ऐसा नहीं। नेशनल एवरेज अप्रोक्सीमेटली अगर आप सब स्टेट्स का देखें तो करीब 10% कन्वर्जन होता है। जो इन्वेस्टमेंट नीड्स होती है उनका अल्टीमेटली कन्वर्ट जो होता है। हमने ऑलरेडी करीब 2 लाख करोड़ धरातल पे हमारा इन्वेस्टमेंट ये वर्क कर रहा है। 6 महीने की बात करें, मैं उसी की उम्मीद, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं लेकिन युवाओं से बहुत आपको उम्मीद है जी। जब आपने 29 लाख की बात कही कि भाई अब जाहिर सी बात है अगर 29 लाख लोगों को रोजगार मिलता है जी, और 6 महीने बाद ही आपका पहला इंटरव्यू है जी, तो धरातल पर कितना दिख रहा है वो मध्य प्रदेश की जनता को और युवाओं को आप बताइए। वही मैं बता रहा हूं। तो हम अगर 15.5 लाख करोड़ का इंटेंशन टू इन्वेस्ट कमिटेड, उसमें से कन्वर्जन मैं आपको बता रहा हूं, तो ये आपका काफी हेल्दी टोटल है। ये आपका 15 से 20% के बीच है, जो नेशनल एवरेज से अधिक है। और अभी हमें समय इतना नहीं हुआ है। हालांकि ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था उस वक्त कि अभी चुनाव का साल है, आप जीआईएस कर रहे हैं, कौन आएगा, कितना विश्वास इंडस्ट्रियलिस्ट आपके मध्य प्रदेश की सरकार में जताएंगे। लेकिन न सिर्फ हमने सक्सेसफुली जीआईएस को किया, वो ट्रांसलेट भी हो रहा है। और 2-3 चीजें बड़ी अहम उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने कही। एक तो उन्होंने कहा कि हम 3 साल तक छूट देंगे। जो लाइसेंस राज का भय व्याप्त रहता है उद्यमियों में, उद्योगपतियों में, न्यूसेंस एलिमेंट कई बार क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से। वो चेक एंड बैलेंस के लिए सिस्टम है लेकिन उसका दुरुपयोग कहीं कहीं होता है। उसकी वजह से ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेप उन्होंने लिया कि हम हमारे निवेशकों पे भरोसा कर रहे हैं, हम उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और हम ये उन पे सेल्फ डिसिप्लिन उन पे छोड़ रहे हैं कि आप सबका पालन करेंगे, प्रिकॉशंस का, नॉर्म्स एंड कंडीशंस का। उसके बाद एक और उन्होंने चीज कही, मे आई हेल्प यू के नाम से पोर्टल पे उन्होंने सेक्शन दिया कि अगर किसी को कोई परेशानी, दिक्कत आ रही है तो आप उस पे जाएं वेब पे और अपनी पॉइंट्स और प्रॉब्लम्स रखें। उसको सीएम साहब ने भी हफ्ते में एक बार उस पर चेक करने की बात कही और उससे भी फर्क पड़ा। हर सोमवार मुख्यमंत्री जी खुद इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंटरेस्टेड है मध्य प्रदेश में, उनसे खुद मिलते हैं। ये प्रक्रिया अभी भी जारी है? ये प्रक्रिया अभी भी जारी लगातार ये लगातार सोमवार को, हर सोमवार। आपका भी कोई उद्योगपति मित्र अगर आके निवेश करना चाहे और मुख्यमंत्री से मिलना चाहे तो सोमवार को उनसे मिल सकता है। तो अच्छा, अभी 15 लाख करोड़ का जो आपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, उसमें अभी 6 महीने तक मैं मानूं कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में हो गया है। ये ट्रांसलेट हो रहा है जी। अच्छा, ये इतना हो गया है।
क्योंकि राज्यवर्धन जी, आपने उद्योगपतियों को बहुत छूट दे दी है। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम की बात हो, ईज ऑफ डूइंग की बात हो, डीम्ड परमिशन की बात हो, तो जब इतनी छूट दी गई है और आप कह रहे हैं कि तीन साल आप उन्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, तो युवाओं की बात तो होगी, रोजगार तो हमेशा रहेगा ना, रोजगार तो युवाओं को मिलेगा ना, कि ये भी नहीं कि वो कहीं बाहर से रख रहे हैं लोगों को। इसमें इतना तो हस्तक्षेप होना चाहिए कि स्थानीय लोगों का, जैसे मान लीजिए कि मालवा निमाड़ में कोई उद्योग लगा रहा है, तो मालवा निमाड़ के लोगों को तवज्जो मिलेगी या नहीं? जी बिल्कुल मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे दर्शकों को, मध्य प्रदेश में ये नियम है कि 70% जो उद्योग में लोगों को रोजगार दिया जाना मध्य प्रदेश के निवासी ही होंगे। बिल्कुल। अब होता क्या है, जैसे मैं मेरे क्षेत्र का उदाहरण दो, हमारे कुछ मित्र भी मिलके गए होंगे आपसे। वंडर सीमेंट एक लगी है खेरबास के वहां, और 2-3 फैक्ट्री झील वहां पे आ रही है छायन में। तो होता क्या है कि जिस गांव में वो लगी है, उस गांव का हर एक आदमी सोचता है कि सबको वहां पे उसी जगह रोजगार मिल जाए। लेकिन इसमें एक एस्पेक्ट ये आता है कि आपका मानव संसाधन कितना विकसित है, किस स्तर पे स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, पूरा निश स्पेशलाइज्ड है। तो हमें यहां पे ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो हमारे स्थानीय युवा हैं या बच्चे हैं, उनको हम स्किल करें। स्किल इंडिया प्रधानमंत्री जी ने भी एक कैंपेन चला रखा है। हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी युवाओं को एक नई दिशा देते हुए, शायद संभवतः पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा जहां सीखो कमाओ मुख्यमंत्री योजना मध्य प्रदेश में उन्होंने लॉन्च करी। बहुत सीधा सा उसका मापदंड बनाया कि जो उद्यमी या उद्योग यहां पे हैं, उनका मान लीजिए 100 रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं वो, या 1000 कर रहे हैं, उसका 15% उनकी तरफ से कमिटमेंट है कि आपको स्किल एम्पावर करना पड़ेगा। तो उस 15% को उनको, वो बच्चे किसी भी श्रेणी में, कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, 8वीं पास है, 10वीं है, 12वीं है, तो 8000, 10,000, 12,000 वो स्लॉट्स करके, तो ना सिर्फ सीखेगा बच्चा वहां पे, उसको उस वक्त पैसा भी मिलेगा। तो लर्न एंड अर्न हो गया। तो उससे धीरे धीरे क्या होगा कि हमारे पास यही इंडस्ट्री रेडी मैन पावर अवेलेबल होगा। मां के पेट से तो कोई सीख के जनता नहीं है, जाहिर सी बात है, हमको सबको सीखना पड़ता है। तो ये एक हम चुनौती स्वीकार कर रहे हैं। हमारी जो ITIs हैं या दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हम इंडस्ट्री को ये भी कह रहे हैं कि आप CSR में एक और अपना कर्तव्य समाज के, प्रदेश और देश के प्रति निर्वाह करें कि कुछ हमारे जो ITIs हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड ITIs हैं, हम उनको एक सेमेस्टर दे रहे हैं। 6 सेमेस्टर आप ले लीजिए और आपका स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट आपकी इंडस्ट्री का है, उसके हिसाब से उनको ट्रेन करिए, ताकि आप उनको वहां से सीधे ले पाएं। कैंपस प्लेसमेंट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में होता है, कॉलेज में होता है। तो हमारा प्रयास है कि इनके माध्यम से डायरेक्टली उनको, तो वहां जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार भी मिलेगा और उद्योग और इंडस्ट्री को सहूलियत होगी कि उनके मन माफिक उस समय सीमा में उनको वो मानव संसाधन तैयार मिलेगा। बिल्कुल, बहुत जाहिर सी बात है आप ये कह रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है, और ये उठ खड़ा होता है कि जो आप उद्योग मंत्री हैं, जैसे आप किसानों को ले लीजिए, आप मालवा निमाड़ चले जाइए, यहां पे केले की खेती, कपास की खेती, या जो लोग किसान अपनी खेती करते हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए एक उद्योग मंत्री के तौर पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप भी जान रहे हैं धरातल पर किसान को लागत नहीं मिल पा रही है। आज की रेट में देखिए सब्जियां बहुत महंगी है, इसका फायदा कोई और उठा रहा है, किसान नहीं आ रहे हैं। तो इसको, किसान को कैसे उद्योग से जोड़ा जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, होता क्या है कि MRP, MSP, तमाम बातें, सपोर्ट प्राइसेस की भी बातें होती हैं, पर अक्सर जो बाजार होता है वो आवक जावक पे नियंत्रित होता है, भाव उतार चढ़ाव उसी पे लेता है। ये हम सब समझते हैं, यथार्थ है। तो कुछ और कहने या न कहने से ये बदलता नहीं है, और सदियों से चला आ रहा है और आगे भी काफी हद तक चलता रहेगा। लेकिन हमें करना ये चाहिए, जैसे एक योजना प्रधानमंत्री ने चलाई, एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। उसके अंतर्गत हमने ये देखा कि धार में उदाहरण के तौर पे बाघ प्रिंट हमारा बहुत फेमस है और अच्छा चलता है। तो बाघ प्रिंट को हमने आगे लिया, ठीक है, और बाघ प्रिंट को और डेवलप करके हमने कहा चलो उसको आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश का एक बड़ा एडवांटेज, आपने बहुत सही कहा, कि हमारे पास 11-12 क्लाइमेटिक जोन इस स्टेट में हैं, जो प्रकृति के देन और ईश्वर का हमें वरदान है।
अब इसका मतलब है कि प्याज से लेके, लहसुन से लेके, टमाटर, मिर्ची, गेहूं, चना, सोयाबीन सब हमारे यहाँ उगता है, स्ट्रॉबेरी भी हमारे यहाँ पे है। तो इंडस्ट्री का लिंकअप फार्मर से कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीच की कड़ी बाहर हो जाती है। जैसे उदाहरण, मेरे क्षेत्र में सोया प्लांट लग रहा है, देश के सबसे बड़ा प्लांट है वो। अब जब वो आने लगे, छत्तीसगढ़ में बड़ा उनका अच्छा चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो करेंगे। तो हमने उनसे पूछा कि आप तो इंडस्ट्री लगाओगे, रोजगार 5-7 हजार का जो भी आप दोगे प्रत्यक्ष, वो एक पहलू है, किसान को क्या लाभ होगा। तो उन्होंने कहा कि साहब आपका जिला छोड़िए, आसपास के कई जिलों की सोयाबीन कम पड़ जाएगी, तो हम सोयाबीन लेंगे, इतना हमारा वहां पे इनपुट है। और दूसरा, हम 24 घंटे में उसको पेमेंट भी करेंगे, और पेमेंट का भाव भी बेहतर होगा, क्योंकि बीच का आड़तिया जो एजेंट है उसका पूरा चैनल बाहर हो रहा है। तो किसान को बेहतर दाम मिलेगा, निश्चित समय सीमा में मिलेगा। और उसके आगे मैंने और उनसे कमिटमेंट लिया, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो प्रोडक्ट यहां बनेगा सोयाबीन का, उदाहरणतः तेल, ठीक है, तो वो तेल भी हम उसको, जो फार्मर हमसे इंटरेक्शन कर रहा है, जो हमसे लेन देन कर रहा है, उसको वो भी हम बेसिक प्राइस पे देंगे, तो वो भी उसको 20-30 रुपए सस्ता मिलेगा। तो वो सोया प्रोडक्ट्स जो वैल्यू एडिशन करके इंडस्ट्री के बाहर निकलेगा, वो भी उसको बेस प्राइस पे मिल जाएगा। वो जो सोयाबीन दे रहा है उसका भाव भी बेहतर मिलेगा और पैसा भी उसको समय पे मिलेगा। मेगा इंडस्ट्रियल पार्क पीएम मित्रा देश में 7। प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश की ओर से कि उन्होंने मध्य प्रदेश को दिया, मध्य प्रदेश में हमें धार में दिया। अब ये जो पार्क बनने जा रहा है, इससे जो कपास के उत्पादक हमारे हैं, उनको जब गंधवानी में अभी पीयूष गोयल जी आए थे, तो हमने कुछ फार्मर्स से डायरेक्टली इंटरेक्शन इंडस्ट्रीज का कराया। तो वो एक फैसिलिटेशन का प्लेटफॉर्म बना। नीमाड़, मालवा, ये झाबुआ और हमारा मेरे गांव से लेकर पूरा इधर का बेल्ट कपास बहुत उगता था। अभी डीसीएच कॉटन में, बदनावर में कॉटन जो सेंटर है, वो सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेंट उसका होता है। तो वहां भी उनको फायदा होगा। उनको पहले से पता होगा कि हम इतनी कपास उगाएंगे, सारी यहां बिक जाएगी। कपास का रकबा हमारे यहां धीरे धीरे कम हो गया था, वो भी और बढ़ेगा। पहले से प्राइसेस तय हो सकती हैं दोनों के बीच में बैठ के। तो एक तो उसको पता है कितना उगाऊंगा बिक जाएगा, कहां बिकेगा, मोटा मोटा किस दाम पे बिकेगा, वो उसको लाभ होगा। और दूसरा, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, वहां अधिकांश जमीन भी सरकारी है, बंजर पथरीली जमीन है, हम उपजाऊ जमीन भी किसी की नहीं ले रहे। कुछ इश्यूज बीच में उठे थे, कुछ हमारे मित्रों ने, भाइयों ने उसको तोड़ मरोड़ के प्रदर्शित करने का कोशिश करा। ऐसा नहीं है, 90% से ज्यादा गवर्नमेंट वहां पे लैंड है। पथरीली, आप सब्बल मारोगे तो सब्बल 1 फीट भी अंदर नहीं जाएगा, पत्थर है वहां पे। हुआ ये कि कुछ लोगों ने इंक्रोचमेंट्स वहां पे कर रखे होंगे, उसका भी शासन उनसे बात कर रहा है, उनको पूरा रिहेबिलिटेशन भी कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर व्यवस्था सुविधा उनको मिले। उनको रोजगार का भी हम वहां पे कह रहे हैं। तो जो रोजगार का आपने बात कही, 70% रोजगार लोकल्स को ही मिलेगा। अगर स्किल एम्पावरमेंट हो गया, ट्रेन हो गया, हमारा प्रयास है तो वो भी वहां आ जाएंगे। जैसे जील फैशन ऑन गारमेंट्स, एक और संस्था छायन में प्रारंभ होने वाली है, जो सितंबर में 2000 के बैच से पहला फेज चालू करेगी। कुल 12,000 रोजगार मिलेगा 80% महिलाओं को। हर महीने 300 महिलाओं के बैचेस हम ट्रेन कर रहे हैं, और महिलाएं सब आसपास की हैं, कोई छायन की, कोई भैंसोला की, कोई बदनावर की, कोई लीली खेड़ी की, आसपास की ही सब महिलाएं। वो जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, 8 घंटे के उनके शिफ्ट्स होंगे। आगे आने वाले समय उनके परिवार के लिए क्या भला होगा, उनके मेडिकल नीड्स पूरे होंगे, उनके एजुकेशन नीड्स पूरे होंगे, उनका रहन सहन, रख रखाव, जीवन स्तर कुल मिला के बेहतर होगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड स्कीम्स और पॉलिसीज लेके हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हो, सबके लिए विन-विन सिचुएशन हो, सबको कोई ना कोई लाभ हो। अब आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, आप ये कह रहे हैं पहले से ही है। तो लेकिन जब स्किल नहीं होते, वो लोग तो दूसरे जिलों में या दूसरे प्रदेश के लिए निर्भर रहना पड़ता है। तो स्किल इंडिया के जरिए क्या उन लोगों को ट्रेन करने की कोशिश हो रही है, और खासकर क्या आदिवासी अंचल में भी ट्रेन किया जा रहा है? आप वहां के लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि मालवा निमाड़ क्षेत्र में, जहां पे ये हमारा जनसंवाद का कार्यक्रम हो रहा है, ये आदिवासी क्षेत्र माना जा रहा है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, उद्योग मंत्री कैसे प्रयास कर रहे हैं? मैंने आपसे जैसे बताया कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, सभी अवसर उसमें खुले हैं। छायन वाला उदाहरण में, ये महिलाएं जो वहां जा रही हैं, अधिकांश हमारी आदिवासी बहनें ही हैं, जिनको ट्रेन करके हम वहां पे रख रहे हैं। जो ITIs हमारे हैं, उसमें भी हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वही
जो स्थानीय जो बच्चे इच्छुक हो आने के या जो युवा इच्छुक हो आने के, उनको हम स्किल करें, ट्रेन करें। इंडस्ट्रीज को भी हमने कहा है जो लग रही हैं कि आप भी थोड़ा सा अपने CSR से इनिशिएटिव लेके लोकल, क्योंकि कम्युनिटी बिल्डिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक बार वहां पे आएगा व्यक्ति तो वो आजीवन वहीं रहेगा, वो उठा के कहीं ले नहीं जाएगा। तो उसको अच्छे संबंध स्थानीय लोगों से बनाना अनिवार्य है। उसका स्थानीय लोगों का वेलबींग का ध्यान रखना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप से हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो स्किल भी उनको वहां करने का प्रयास हो रहा है। वहां पे आके कैंपस प्लेसमेंट का भी प्रयास हो रहा है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में एक बहुत बड़ा कदम हमने उठाया है, जिसमें आपको एक अवसर प्रदान हो रहा है। बाकी स्वरोजगार की तमाम योजनाएं, बिरसा मुंडा योजना हमने प्रारंभ कर रखी है। पहले रानी दुर्गावती के नाम से योजनाएं हैं, और उद्यम क्रांति योजना है जिसमें स्टेट गारंटी है, 50 लाख तक आप वहां लोन ले सकते हैं। इस प्रकार की तमाम स्वावलंबन की योजनाएं भी हैं। और सबसे बड़ा माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से मात्र 2% सालाना के करीब न्यूनतम इंटरेस्ट पे हम लोग उनको समूहों के माध्यम से बहुत सारा स्वरोजगार हो रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है। 30-30 हजार एक महिला को मिलता है, 3 लाख एवरेज 10 के समूह में मिलता है। वो लौटाती साल भर बाद 3,06,000 रुपया। एक जगह अयोध्या बाई मुझे मिली, साल पर ने पूछा तो बोले कि साहब इस 30,000 पे हम 90,000 कमा लेते हैं। तो ये बड़ी बात है। तो इस प्रकार के जो इनोवेटिव स्टेप्स लिए हैं उनका परिणाम सकारात्मक दिख रहा है। अच्छा राज्यवर्धन जी, चूंकि आप मालवा निवाड़ के कोटे से मंत्री बने हैं मध्य प्रदेश में, तो आप इन 3 वर्षों में मालवा निमाड़ के लिए आपने क्या किया, क्या उपलब्धि, आप 3 बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप, सिर्फ 3 साल की अगर बात की जाए तो? जैसे मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी तो मित्रा पार्क ही है। देश में 7 है, एक हमारे यहाँ पे आया है, 1600 एकड़ में बन रहा है। उससे तमाम ये परिदृश्य बदल जाएगा आने वाले सालों में। मित्र पार्क ये बहुत बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इससे क्षेत्र में बहुत बदलाव आएगा। दूसरा, हमारी फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में है इस देश में, और हमने बहुत कोशिश करके मध्य प्रदेश को वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स हब बनाने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। इधर हम नर्मदा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो पूरा ये आंचल, उससे उसमें इंडस्ट्रियल नोड्स, जंक्शंस वहां पे बनाए जाएंगे। DMIC का ऑलरेडी हमको यहाँ फायदा मिल ही रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। इसी प्रकार से जो स्प्रेड हो रहा है, इस तरफ आप रतलाम तरफ जाएंगे तो वहां हम मेजरली डेवलप कर रहे हैं। नेशनल कॉरिडोर वहां से निकल रहा है। गडकरी जी को फिर मैं बहुत हृदय से आभार धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने उज्जैन की तरफ से इधर हमारा 4 लेन सैंक्शन किया, उधर हमारा नेशनल कॉरिडोर 8 लेन बहुत ही स्पीड से हमारा पूरा सेक्शन पूरा हो गया है। तो राजस्थान से पूरा लिंकेज हमारे पास सेंट्रल पॉइंट है उसका। 6 घंटे में वहां से हम दिल्ली, 6 घंटे में वहां से मुंबई। तो आप सोचिए, आप कल्पना करिए कि उसका कितना डेवलपमेंट होगा। वहां ऑलरेडी हमें मंदसौर नीमच के एरिया की मैं बात करूं तो करीब 500 हेक्टेयर इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग और जोन्स डेवलप करने के लिए हम लोगों ने कदम वहां पे उठा लिए हैं। इसी प्रकार से जो नर्मदा एक्सप्रेसवे बनेगा, वहां पे हमारे संबंधित कलेक्टर जोन्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, स्ट्रेचेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं, नोडल पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनको हम कन्वर्ट करें और वहां पे पूरा डेवलपमेंट हो। तो जिस जिस जिले से ये निकलेगा वहां पे कायाकल्प होना निश्चित आप माने। राज्यवर्धन जी, ये तो आप कह रहे हैं कि होगा, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं कि आने वाले समय में होगा, लेकिन चुनाव तो बस 4 ही महीने बाद है। तो मैं फिगर्स आपको बताऊं ना, कोरोना काल के बावजूद हमने न सिर्फ इन्वेस्टमेंट में हमारी ग्रोथ हुई है, हमारी एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ हुई है। हमारी नेगेटिव ग्रोथ कहीं भी नहीं रही। 0 मैन डे लॉस हमारा हुआ है। शायद हम एकमात्र से राज होंगे, हमने बंद नहीं होने दी इंडस्ट्री, लगातार निरंतर चली है। जो एम्प्लॉयमेंट के फिगर्स है वो भी पहले से कहीं बेहतर है। ये क्या है, अगर हम इसको रोक देंगे तो भविष्य का दर्शन क्या हुआ फिर? तो ये लगातार, अगर 2003 से अगर हम ये संकल्प नहीं लेते कि हमें रोड्स बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी सफिशिएंट होना है, वाटर सरप्लस होना है, तो आज ये संभव थोड़ी हो पाता। तो वो लगातार, और ये बहुत समय ज्यादा नहीं लगा। नेशनल कॉरिडोर कंप्लीट हो गया है हमारा। इसमें संभवतः प्रधानमंत्री जी 1-8 महीने में आके उसका गडकरी जी के साथ शुभारंभ से पहले। जी बिल्कुल, आप भी सहभागी बनेंगे उसके, तो उसका रिजल्ट आपको दिखेगा। अच्छा, बेरोजगारी पे बहुत सवाल उठता है। हालांकि आप उद्योग मंत्री हैं, कमिटमेंट भी आपकी तरफ से किया गया था कि 29 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसे आपने शुरुआत में कहा, इस इंटरव्यू की शुरुआत में आपने कहा कि 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहां प्रोसेस में है। तो कितने, आप ये बता सकते हैं कि कितने लोगों को अब तक रोजगार मिला होगा?
देखिए ग्राउंड फिगर। ये तो मैंने आपको बताई दिया। इसके अलावा जो है हमारी एमएसएमई अलग है, हमारा कुटीर उद्योग अलग है, हमारी तमाम स्वयं सहायता समूह अलग हैं। वो सब अलग अलग अपने अपने दिशा में, जैसे फर्नीचर क्लस्टर्स को हम कंसेप्टलाइज कर रहे हैं, जहां पे फर्नीचर क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, एक क्लस्टर का जो हमने कॉन्सेप्ट किया है। और फर्नीचर क्लस्टर जब पूरा आपका डेवलप हो जाएगा तो आईके जैसी कंपनी जो फर्नीचर बनाता है उसके 50% कॉस्ट में फर्नीचर आपको यहां पे दे पाएंगे। नमकीन क्लस्टर रतलाम में हमने उसको कॉन्सेप्टलाइज किया है। महिला उद्यमों के लिए आगे होकर मुख्यमंत्री जी ने कहा हमें इस पे बैकअप सपोर्ट कुछ करना है। एक जोन हमने आइडेंटिफाई करके महिला उद्यमों के लिए पीथमपुर में वो रिजर्व करी है। डिकी, जिसके 2-3 अभी सम्मेलन हुए हैं, भोपाल में भी। SC/ST हमारे एंटरप्रेन्योर्स और उद्यमी अगर आना चाहें उनके लिए अलग से हम फैसिलिटेशन कर रहे हैं। ईवी जोन हम अलग बना रहे हैं। तो स्पेसिफिक जोन्स बना के हम अलग अलग जगह जहां टैप हो सके अपॉर्चुनिटी, वहां उसको टैप करके वहीं एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। माइक्रो लेवल पे हम लोग लैंड बैंक क्रिएट करने की कोशिश करें। हर तहसील लेवल पे हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी 100, 200, 400 एकड़ का हमारे पास उपलब्ध लैंड बैंक रेडी होता गया है कि आदमी आता है, देखता है, फिर उसे समय लगता है, तो व्यर्थ वो समय चला जाता है। अगर आपके पास ऑलरेडी लैंड बैंक है तो हाँ, ये इंडस्ट्रियल जोन है, आदमी आएगा, देखेगा, स्थानीय उद्यमी भी प्रयास करेगा तो वो भी वहां स्टार्ट कर सकता है। तो ये सब जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का आपने एक मेंशन किया था, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होगी तो इकोसिस्टम नहीं होगा, एनवायरमेंट नहीं होगा। तो इसका अक्यूमुलेटिव है कि ये ट्रांसलेट होता है अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट में। आप बार बार लैंड का बात करते हैं, लैंड बैंक है, 2 लाख एकड़ की बात करते हैं और कहते हैं कि हमारा टारगेट है कि 20 लाख एकड़ किया जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश की खूबसूरती है वो भी तो इससे प्रभावित होगी, उसके लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, प्रभावित नहीं होगी। देखिए, जहां बंजर जमीनें पड़ी हैं या खाली जमीनें पड़ी हैं, उस पे होता क्या है, अतिक्रमण ही होता है। तो बेसिकली उन जमीनों को चिन्हित किया जा रहा है, उन्हीं जमीनों को, शासकीय जमीनों को। हमारा प्रयास है कि शासकीय जमीनों को ही अधिकांश हम करें। हाँ, होता क्या है कि कहीं कहीं बीच में कुछ स्पॉट्स आ जाते हैं, एक टुकड़ा यहां आ गया, एक टुकड़ा आ गया, ऐसा होता है कई बार। एकदम एक साथ एक चक टुकड़ा कई बार नहीं मिलता। उस परिस्थिति में फिर एक्वायरिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि मालवा निमाड़ में जनता आपको ही क्यों चुने? इसके पीछे क्या रीजन है? पिछली बार तो आपको कड़ी टक्कर मिली थी। बहुत सारे तो कारण मैंने आपको बता दिए। देखिए, जहां कुछ था नहीं, आज वहां हरियाली है। आप उस बहन को पूछिए जो आपदा विपदा की घड़ी में अपने कंगन गिरवी रखाती थी, चक्रवर्ती ब्याज लगता था और बाद में शायद कभी वापस ले नहीं आ पाती थी। आज उस बहन को हर महीने खाते में पैसा मिल रहा है, उस परिवार को हर महीने खाद्यान्न पर्ची मिल रही है, उस परिवार में कोई बेटी जन्म ले तो लखपति जन्म लेती है, उसको गांव से गांव साइकिल मिलती है, टॉपर होती है तो उसको लैपटॉप मिलता है, शादी लायक होती है तो मुख्यमंत्री कन्यादान में 50,000 रुपया उसको मिलता है। ईश्वर न करे ऐसी घड़ी आए, लेकिन ऐसी विपदा की घड़ी आ जाए अंत में, जब ईश्वर का बुलावा आ जाए, भाई भाई का साथ दे न दे, पति पत्नी का दे न दे, पड़ोसी पड़ोसी का दे न दे, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ खड़ी है संबल योजना लेके। ऐसी तमाम सारी योजनाएं हम लोगों ने, एवरेज अगर आप देखोगे तो वो जो वर्ग है, जो हितग्राही पात्रता का वर्ग है, उसको मल्टी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। उज्ज्वला का भी बेनिफिट मिल रहा है, संबल का भी मिल रहा है, पीएम आवास का भी मिल रहा है, खाद्यान्न पर्ची का भी मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी का भी मिल रहा है, लाडली बहना का भी मिल रहा है, मुख्यमंत्री कन्यादान का भी मिल रहा है, जॉब कार्ड का भी मिल रहा है। अगर समूह से जुड़ा है तो समूह का भी 2% पे पैसे वो भी मिल रहा है। ये तमाम बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और एंटरप्राइजिंग है तो उद्यम क्रांति का भी लाभ ले सकता है। ये सब पहले नहीं था। क्या फर्क है अंबानी के बेटे में और यहां किसी व्यक्ति या परिवार में जन्मे बालक या बालिका में? फर्क सिर्फ एक है, ईश्वर जन्म के वक्त कोई भेदभाव नहीं करता। वो बालक या बालिका उतना ही कुशाग्र बुद्धि होता है, चाहे अंबानी के घर में पैदा हो या मांगीलाल जी के घर में पैदा हुआ हो। अंतर सिर्फ एक है, एक को अवसर मिलता है, दूसरे को नहीं मिल पाता। मध्य प्रदेश की सरकार आपको आज अवसर दे रही है, भूत में नहीं था, वर्तमान में है, भविष्य में हम और काम करेंगे अगर जनता का आशीर्वाद मिला, इसलिए मैं विश्वास हूं। चलिए, लेकिन आपने ये कहा, आपने इसी बात में जिक्र किया लाडली बहना का, तो इसके बाद सवाल ये भी उठ खड़ा होता है ना कि
ये कहा जाता है विपक्ष के जरिए कि 18 साल में तो लाडली बहना की कभी याद नहीं आई। अब जब चुनाव रह गया, एन वक्त पर 5 महीने पहले आपने इस योजना को लॉन्च कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि हमने भी हिमाचल में और कर्नाटका में करके दिखाया, हम भी नारी का सम्मान करेंगे। वो भी ये दावा कर रहे हैं। मैं बहुत साल वहां रहा हूं, कण इसीलिए से वाकिफ हूं। पिछली जब चुनाव अभियान समिति, उसका मैं सदस्य भी था, मैनिफेस्टो डिस्कशन की उस मीटिंग में मैं खुद बैठा था, जो वो तमाम वादे कागज पे लिखे जा रहे थे। आवास का अधिकार, रोजगार भत्ता 5,000, 5 रुपए दूध पे बोनस, वगैरह 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 वगैरह, चांद तारे, सब समूह का कर्जा माफ, हर किसान का कर्जा माफ। एक सवाल पूछा कि साहब इसका फाइनेंशियल एस्टिमेशन कहां है, तो जवाब आया उससे आपको क्या करना, चुनाव के बाद देखी जाएगी। ये सब तमाम वादे 50-60 साल तक उनको याद नहीं आए थे। मतलब ये आज नहीं जब वो, एक चीज, मैं जब पूरा जवाब दे रहा हूं, ठीक ठीक, 1 मिनट आप मुझे दें। अभी जब वो कहने लगे कि नारी सम्मान में 1,500 रुपए, तो पहले ये सब चीजें याद नहीं आई। हम तो शुरू से लाडली लक्ष्मी का जनक है मध्य प्रदेश। ये आज से नहीं, जब से शिवराज सिंह जी आए वो इस बात पे निरंतर चिंतन मनन और कार्य कर रहे हैं। लिंगानुपात क्या हुआ करता था पहले और आज क्या है, बिल्कुल ये मेहनत है। पहले बेटी बोझ थी, आज बोझ नहीं है। कहने को तो गृह लक्ष्मी कहते थे, लक्ष्मी आई लेकिन आती थी तो क्या भाव होता था, और आज आती है तो क्या भाव होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने देश चलाया 50 साल से ऊपर, तमाम सरकारें थी पूरे देश में, उनकी कोई रोकने टोकने बोलने वाला नहीं, कहीं कोई अंकुश नहीं, तो गरीबी हटाओ के नारे पे ही कई साल सरकारों में आते रहे। हमने सामाजिक सुरक्षा वास्तविकता में प्रदान करी मध्य प्रदेश में, जिस बात की कल्पना आज से 10-20 साल पहले कोई नहीं करता था। अमेरिका और यूरोप में बच्चा पैदा होता है तो उसको आवश्यक नहीं कि काम करना पड़े, उसको इतना भत्ता मिलता है कि वो अपनी जीविका निकाल लेता है। हम मध्य प्रदेश में उस दिशा में बढ़ रहे हैं। आज 50-60 हजार रुपया एक परिवार को साल का मिलता है। इससे बड़ी सामाजिक सुरक्षा क्या होगी। हम दे रहे हैं, इन्होंने तो कहा लेकिन दिया नहीं, हम तो दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है जैसे जैसे हमारी आर्थिक व्यवस्था संसाधन और बढ़ेंगे हम उसको और बढ़ाएंगे। भाई अंत्योदय के भाव से राष्ट्र निर्माण का ध्येय हमारी पार्टी का है, और हमें मानते हैं कि प्रथम अधिकार शासकीय संसाधनों पे उस व्यक्ति का है जो अभावों में है, अंतिम पंक्ति में, क्योंकि उसको मुख्य धारा में लाना है। मुख्य धारा में लाओगे तभी हमारी जीडीपी बढ़ेगी। अगर हर व्यक्ति योगदान नहीं देगा इस प्रदेश का, इस देश की अर्थव्यवस्था में, तो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ेगी, हम कैसे आगे उठेंगे। बिल्कुल सिर्फ एक ही क्या हमेशा ये रहेगा कि सबसे ज्यादा पैसा देश के 10 से 20% लोगों के पास हो? ऐसा कब तक रहेगा? ऐसा नहीं रह सकता। ये बड़ा सवाल उठाया। लेकिन ये किसकी उपज है? ये उन नीतियों की उपज है जो देश के आजादी के बाद अपनाई गई। हम उसको पलटना चाहते हैं, उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। एक चीज आपने खुलासा किया अभी कि जब कोई योजना कांग्रेस बनाती है, लाती है बीच में, तो ये नहीं बताती इसका पैसा कहां आएगा। आपने भी बोला, क्या ये प्रक्रिया बहुत दिन, आप चूंकि वहां रहे हैं, ये खुलासा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं योजना बना देती लेकिन ये नहीं बताते हैं कि पैसा कहां से आएगा। देखिए, मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब पहला बजट प्रस्तुत हुआ तत्कालीन सरकार का, तो मेरे काबिल मित्र तरुण भानोद जी हमारे वित्त मंत्री थे। तो भानोद जी मेरे पास आए कि भाई बजट पे बोलना है। तो मैंने कहा भाई क्या बोलोगे, झूठ बुलवाओगे, मुझसे के साथ बुलवाओगे, कैसे बुलवाओगे? तो बोले नहीं, बेसिक पॉइंट्स है। तो मैंने उस बजट को स्टडी किया, इसलिए मैं कह रहा हूं मैंने पढ़ा पूरे बजट को। नरोत्तम मिश्रा जी तब बोले थे विपक्ष की ओर से, मैं सत्ता पक्ष की ओर से बजट पे मैंने ओपनिंग करी थी। तो मुझे याद है वो सभा मंदसौर की, जहां राहुल जी ने ये कहा था 10 की गिनती करके कि हर किसान का कर्जा माफ होगा। उसमें ना तो लिमिट थी, ना श्रेणी थी, ब्लैंकेट कहा था। तो वो तो नहीं हुआ। फिर एस्टेरिक्स, स्टार, कंडीशन लगा दी गई, उसमें 2 लाख की कैपिंग कर दी गई। तब भी उस सब के बाद भी मोटा मोटा वित्तीय आकलन था 60,000 करोड़ का। वो 10 दिन में होना था। पहला बजट तो कई दिनों बाद आया, 10 दिन तो निकल गया, मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। लेकिन तब भी बजट का प्रोविजन, आज भी आप बजट उठा के कितना था?
मात्र 6,000 करोड़। बिल्कुल। कैसे 60,000 करोड़ की कर्ज माफी 6,000 करोड़ में संभव है? और भत्ते का कोई जिक्र ही नहीं था, बेरोजगारी का। आवास के अधिकार की बात, केंद्र सरकार 60% पैसा देती है कुटीर का, पीएम आवास का। 40% मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देनी होती है। तत्कालीन राज्य सरकार ने आवास के अधिकार का वचन देके 40% मैचिंग ग्रांट नहीं दी, वो पैसा लौट गया केंद्र को वापस, पीएम आवास का। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? ऐसी तमाम सारी बातें हैं। तो देखिए, चुनाव आ रहा है, इसका मतलब नहीं हम कुछ भी झूठ बोल के चले जाएं। तो इसलिए मैंने बीच में एक दिन कहा था कि रावण आए साधु वेश में, भिक्षाम देही, माता सीता रक्षा पार कर गई लक्ष्मण रेखा। और तो मत हरण करने का जो विचार है वो वहां होगा, यहां नहीं है। हमें फिर इनसे मिलना है, इन लोगों के पास फिर जाना है, बारंबार जाना है। चुनाव खत्म हो जाएगा तो क्या हम वापस नहीं जाएंगे जनता के बीच? क्या हम लोगों से बात नहीं करेंगे? क्या इनसे नहीं मिलेंगे? क्या हमसे सवाल नहीं पूछेंगे? तो ये कोई अंतिम चुनाव तो है नहीं, और हर 5 साल आते हैं। और चलो चुनाव हो गया, किसी की भी सरकार बन गई, तो क्या 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव के लिए पुनः आप वापस नहीं जाओगे मतदाता के पास में? जाहिर सी बात है, जाना पड़ेगा। तो ये ज्यादा चलता नहीं, झूठ के पैर होते नहीं, काट की हांडी बार बार चढ़ती नहीं। आपने अभी इसी दौरान ये बात कही है कि सिर्फ 15-20% लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए। ये आपने बात कही, सभी की सहभागिता होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो आप पे ही सवाल उठाती है। अगर मैं केंद्र की बात करूं, आपने राहुल गांधी का नाम लिया, लेकिन बार बार वो आप ही पे आ जाती है कि ऐसा तो आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जनक वो है। देखिए, जब 1947 में देश आजाद हुआ, 550 रियासतें करीब थी। राजा रजवाड़ों के अलग अलग राज्य थे, कुछ था, कई निजाम थे, कई कोई था, कई कोई था, कोई। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम जितना शुक्रिया करें कम है कि उन्होंने देश को एक कर दिया। इंदिरा जी ने सब चीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन लाइसेंस राज क्यों नहीं हटाया? और लाइसेंस राज न हटने की वजह से यह हुआ कि ये एक जगह सब चीज कॉन्सेंट्रेटेड रही इतने साल तक। जैसा आप कह रहे राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी के दादा कौन? हाँ बिल्कुल, आप उनकी पीढ़ी पे जा रहे हैं, ठीक है। पूरा परिवार, हाँ। चेन फैमिली की वही थी, तो पॉलिसीज भी तो उन्हीं की थी। तो अगर वो किसी से प्रश्न करें तो उस लाइन में ही प्रश्न करें, या शोध करें, या सोचने रिसर्च करने का प्रयास करें। आज क्योंकि आपको जनता ने पूर्णतः नकार दिया, आज जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता कहती है मोदी जी को वोट देंगे। अभी 1 घंटे पहले, मैं नाम नहीं लूंगा उस व्यक्ति का, परंपरागत कांग्रेसी परिवार मेरे से मिलके गए। उन्होंने मुझे कहा कि डेवलपमेंट के एजेंडे में हम आपके साथ हैं, और इतना काम हुआ पहले कभी नहीं हुआ, और हम विकास के नाम पे मत समर्थन आपको देंगे। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जब सड़क बनती है तो सिर्फ भाजपा का सड़क पे नहीं चलता, सब चलते हैं। जब पानी आता है तो सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता पानी नहीं पीता, सब पीते हैं। जब सिंचाई की व्यवस्था होती है तो सिर्फ भाजपा का कार्यकर्ता सिंचाई नहीं करता, सब करते हैं। तो इन सब चीजों में जहां पे आपका 6 लाख हेक्टेयर रकबा था, आज हम 45 पे हैं और 65 पे ले जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो आपने बात कही उस पे, इंदिरा, संक्षेप में, गांधी सागर डैम बना, जमीनें गई, बिल्कुल। अभी 2 लाख हेक्टेयर जमीन उस गांधी सागर से हम मंदसौर नीमच की इरिगेट करने जा रहे हैं। इतने साल किसी ने सोचा भी नहीं कि जिनकी जमीनें गई उनको लाभ तो दे दें कुछ। ये सोच का अंतर है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव जी ने बहुत ही बेबाकी से हर प्रश्नों का जवाब दिया, और उन्होंने यानी 6 महीने बाद, ये उनका पहला इंटरव्यू था ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद, उन्होंने इस मंच पर, जन संवाद के इस मंच पर बताया कि 15 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट आया, उसमें से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश की धरती पर हो गया है। क्योंकि कांग्रेस बार बार ये सवाल उठाती रही कि ये इन्वेस्टमेंट कागजी है, तो उन्होंने फिलहाल अपना पक्ष रखा है। इन्होंने कहा कि इतना इन्वेस्टमेंट यानी 2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ गया है। बहुत शुक्रिया हमारे इस मंच पर, जन संवाद के इस मंच पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। युवाओं की बात हो रही है, और युवाओं की बात इसलिए भी जरूरी है क्योंकि युवा ही इस देश की रीढ़ है, प्रदेश की रीढ़ है। और इसलिए मेरे साथ
ऐसे दो शख्स मौजूद हो जो युवाओं में एक बड़ी अच्छी पहचान रखते हैं। मेरे साथ जो धार में करीब 3 साल से पोस्टेड है देवेंद्र वर्मा जी, देवेंद्र पाटीदार जी एडिशनल एसपी है, और इसके अलावा जो जितेंद्र सिंह जी है ITI से हैं। तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे